बच्चों, हमने जो आज ऑनलाइन क्लास लिया उसमें हिंदी गद्य के विकास पर हमारी चर्चा हुई और आपका प्रश्न था कथा साहित्य में कहानी विधा और उपन्यास विधा में क्या भेद है और इनका तात्विक विश्लेषण। तो आज हम इसी पर अपना वर्ग केंद्रित करते हैं। यह जो वीडियो वर्ग है इसमें संरक्षण के हिसाब से और आपको समझने के लिए एक सुविधा हो जाती है कि आप बार बार यह वीडियो चलाकर अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन वर्ग उसी समय ख़त्म होता है तो आपसे कुछ बातें रह जाती हैं, तो उसको मैं वीडियो के रूप में आपके समक्ष रख देती हूँ। तो खैर इतनी लंबी बात तो नहीं करेंगे जो हमने अभी अभी पढ़ाई की है ऑनलाइन जूम ऐप पर, लेकिन हम तात्विक दृष्टि से हिंदी कहानी को विश्लेषित अवश्य कर देंगे इस वीडियो में, ताकि आपको बार बार जिज्ञासा न करना पड़े और आप संतुष्ट हो जाएं। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ। गद्य के विकास के साथ हमारी आज़ादी की लड़ाई को क्षिप्रता मिली, तेजी मिली, वह आगे बढ़ी और साथ साथ साहित्य का भी बहुत ही उत्तम विकास हुआ। हिंदी गद्य के हिसाब से, हिंदी गद्य के माध्यम से इतनी सारी विधाएं आई। विधाओं की चर्चा हमने की थी, लेकिन पुनर्चर्चा कर दूं कि इतनी सारी विधाओं में कहानी की विधा सर्वोत्तम विधा कही जा सकती है। जैसे कि कहानी उपन्यास लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, यात्रा वृत्तांत लिखे गए, डायरी, रिपोर्टाज, सब कुछ इसी काल में सामने चीज़ें आई। लेकिन कहानी का तो अपना एक अलग ही महत्व है। दादी नानी की कहानी, भूत प्रेत चिड़िया, अध्यात्म की कहानियाँ, कृष्ण की कहानियाँ, राम की कहानियाँ, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें जो अपने मूल्य के लिए जानी जाती थी, उनको कहानियों के माध्यम से हम संस्कार में अपने अंदर समेटे हुए हैं। और वैसी उन कहानियों को आज तात्विक ढंग से विश्लेषण करें तो कितना आनंद का विषय होगा, रुचिकर होगा कि हम कैसे प्रारूप में, कैसे कलेवर में कहानी को साहित्य में प्रस्तुत करते हैं। इसकी चर्चा हमेशा ही रुचिकर रही है। तो बच्चों, हम चर्चा करते हैं कि कहानी और उपन्यास की विधा। आपका यह भी प्रश्न था कि कहानी और उपन्यास की विधा साहित्य में अलग अलग हैं या एक साथ ही हैं। लेकिन बच्चों, ये अलग अलग विधाएं हैं क्योंकि उनमें एक मौलिक भेद है। कहानी जो है छोटी होती है, उसकी आकृति छोटी होती है, एक सिटिंग में हम पढ़ लेते हैं और तुरंत जो समझना होता है समझ लेते हैं, कुछ ही पात्र होते हैं। लेकिन उपन्यास का कलेवर बहुत बड़ा होता है, उसे एक बैठकी में नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। उसमें एक कहानी के अंदर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारे पात्रों की अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं जो आगे बढ़ती हैं और अंत में सब सारी कहानियाँ एक सूत्रित होती हैं और मेन जो सब्जेक्ट होता है, मेन जो विषय होता है, उस कहानी का पर्दा गिरता है या फिर निष्कर्ष निकलता है। तो इस रूप में उपन्यास और कहानी में भेद है, लेकिन तात्विक भेद ज़्यादा नहीं कहे जा सकते। जैसे कि अब हम तत्व की चर्चा करें, कहानी जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठाकर नानी दादी सुनाया करती थी, उसके जो तत्व थे उस समय विश्लेषित नहीं हो रहे थे। तत्व शास्त्र के नज़रिए से वो कहानी, परंपरा के नज़रिए से वो कहानी चली आ रही थी, जुबान पर वो कहानी चली आ रही थी और बच्चों को ट्रांसफ़र कर रहे थे हम लोग। वो अपने दादा दादी, नाना नानी से, बुआ मौसी से ये कहानियाँ सुना करते और अपने बच्चों को सुनाते। ये एक जुबान पर चली हुई परंपरा रही है, वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है और उससे हम अविच्छिन्न हैं और उससे अलग भी नहीं होना चाहते हैं। लेकिन आधुनिक काल में जब यह पठन पाठन का विषय बना, जब वह विषय बन के हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी किताबों में संग्रहित हुआ, तो हमें इसका विश्लेषण करना था कि इसके तत्व क्या हैं, किन किन तत्वों के आधार पर यह एक शास्त्र, एक पूरी की पूरी रचना डाली जा रही है साहित्य में। तो पश्चिम से इसका सूत्र लिया गया। वैसे तो अपने यहाँ बहुत पुरानी परंपराओं में ये चीज़ें थीं, लेकिन बिल्कुल ही वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए पश्चिम के कलेवर से हम तात्विक भाव ग्रहण करते हैं और देखते हैं कि किसी भी कहानी का जो पहला तत्व होता है वह है उसका शीर्षक। पहले भी शीर्षक कहते थे, लेकिन उसको इस रूप में बिल्कुल ही विश्लेषण करके तत्व के रूप में नहीं रखते थे। जब
कहानी को एक विधा के रूप में हम पढ़ने लगे तो उसके तत्वों को हमने कहते हैं कि पश्चिम से ही यह शास्त्र आया हमारे यहाँ और हमने इसका कलेवर अपने यहाँ अपने अनुकूल बनाया और शास्त्रों में पढ़ाई की। तो पहला जो तत्व है वह है शीर्षक। शीर्षक किसी भी कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, कविताओं के लिए, सबके लिए शीर्षक आवश्यक है। शीर्षक यानी उसका ऊपरी नाम। यह जो शीर्षक होता है यह संपूर्ण उसके अंदर की बातों का एक झलक दिखाता है। उसके अंदर एक झलक तो हम पा सकते हैं लेकिन संपूर्ण कहानी स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। शीर्षक की भी एक शर्त है कि पूरी कहानी अगर स्पष्ट हो गई तो शीर्षक असफल है। एक झलक मिलनी चाहिए, एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि आखिर इसके अंदर क्या बात होगी, इसको जानने की एक जिज्ञासा जग जाए, वहीं तक वह शीर्षक रहना चाहिए। तो शीर्षक कहानी का पहला तत्व है। फिर दूसरा तत्व होता है कथा वस्तु। कहानी में कथा वस्तु नहीं है तो कहानी नहीं हो सकती। जो कथा वस्तु मेन कथ्य, उसकी आत्मा, उस आत्मा को ही तो हम बढ़ाते हैं विभिन्न तत्वों में, उसको संगठित करते हैं और प्रस्तुत कर देते हैं अपने पुस्तकों में। तो यह जो कथा वस्तु है यह कहानी की आत्मा कही जा सकती है और इसी के चारों ओर चीज़ें संग्रहित होती हैं, संकलित होती हैं। तो कथा वस्तु कहानी का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कथा वस्तु के साथ कुछ पात्र जुड़े होते हैं बच्चों। अगर पात्र ना हो तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? कुछ तो पात्र होने चाहिए। कभी कभी खुद लेखक अपने आप को पात्र मानकर उसमें कहानी पिरोता है, लेकिन फिर भी वो एक पात्र तो होता ही है। तो कुछ पात्र होते हैं जिसके कंधे पर ये कहानी आगे बढ़ती है, विविध पात्र। और जब पात्र होंगे, कहानी में पात्र होंगे तो वो बातचीत भी करेंगे। तो इसके लिए यह जो चौथा तत्व होता है वह है वार्ता यानी संवाद। संवाद ना हो, अगर कथोपकथन कहते हैं उसको तात्विक ढंग से, तो कथोपकथन ना हो, आपस में बातचीत ना हो, संवाद ना हो तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो वो जो संवाद होती है, कथोपकथन, उसके बाद एक चीज़ सामने आती है, वो होती है भाषा की शैली। हर लेखक की अपनी शैली होती है। आप सब जानते हैं स्टाइल इज़ द मैन। अब स्टाइल ही मनुष्य की पहचान है। हम जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वो हमारी अपनी शैली होती है, वो हमारा अपना स्टाइल होता है। तो लेखक का भी अपना एक स्टाइल होता है और उसकी भाषा की भी अपनी एक शैली होती है। वह शैली किस रूप में अपने साहित्य में रखता है या अपनी कहानी में रखता है, वह पात्र के अनुकूल हो सकता है। जैसे जैसे पात्र हैं, बहुत पढ़े लिखे पात्र हैं तो उसकी भाषा परिनिष्ठित होगी, श्रेष्ठ होगी। और जो सामान्य पात्र हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी भाषा में कहीं ना कहीं एक चलतापन आएगा। अगर देहात के पात्र हैं तो देहाती शब्दों का प्रयोग होगा, अगर शहर के पात्र हैं तो थोड़ा मॉडर्न शब्दों का प्रयोग होगा। तो शब्दों के प्रयोग यह भाषा बनाती है, बनता है जिससे। और भाषा जब अपनी संपूर्ण शैली में प्रकट होती है तो लेखक की शैली बन जाती है। जैसे कि प्रेमचंद अपने पात्रोचित भाषा के लिए जाने जाते हैं। वह जिस प्रकार अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं पात्रों के माध्यम से, वह प्रणम्य कह सकते हैं, वह मंत्रमुग्ध करने वाला है। जब एक किसान बोलता है तो उसकी कैसी शैली होती है, जब एक पढ़ा लिखा विद्वान बोलता है उसकी कैसी शैली होती है, जो एक गांव की महिला बोलती है उस शैली में भी प्रेमचंद उतरते हैं। जब एक गरीब बोलता है, जब एक अमीर बोलता है, जब एक बालक बोलता है, जब एक प्रतियोगिता में उतरा हुआ व्यक्ति जिसको कि अपने आप को दिखाना है कि हम बहुत सधे हुए बड़े लोग हैं, तो उनकी भाषा में जो एक अहंग का भाव आता है वह भी प्रेमचंद की शैली बड़े साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत कर देती है। तो उनकी अपनी एक शैली, अपना एक स्टाइल है। उसी प्रकार प्रसाद को ले लो, परिनिष्ठित भाव, परिनिष्ठित शब्द, वो पात्र के अनुसार भाषा को नहीं बदलते, अपने अनुसार भाषा को रखते हैं और कहते हैं कि हमारा हर पात्र बहुत ही सम्रांत शब्दों का प्रयोग करेगा और वह एक परिनिश्चित वातावरण का निर्माण करेगा। तो प्रसाद की अपनी शैली है। उसी प्रकार अन्य लेखकों की, आज तक के लेखकों की अपनी अपनी शैली है और वो भाषा शैली अवश्य कहानी
को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। तो आपने देखा कि शीर्षक, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली और एक अलग सबसे लास्ट, सबसे अंतिम जो एक तत्व है वह सबसे मूल्यवान तत्व है और वह है उद्देश्य। हर चीज़ कहने का अपना एक उद्देश्य होता है। हम अभी कक्षा ले रहे हैं, उसका भी उद्देश्य है कि आपको ज्ञान मिले, आप परीक्षाओं में पास हों, आप जीवन के मूल्य को समझें, हमारे साहित्य को समझें, हमारे इतिहास को समझें, हमारे संघर्षों को समझें। हम एक नया जीवन आपके अंदर पिरो देते हैं कि आप पुरातन से सीख कर नए में निर्माण करते हैं। तो ऐसी एक दुनिया का निर्माण होता है। तो इसीलिए इस वर्ग की हमारे गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है, सीखने पठन पाठन की बात आती है। तो इसी उद्देश्य से, जिस प्रकार हम यह वर्क कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं कोई एक विधा आपके सामने आती है। उस विधा के माध्यम से, जैसे कि कहानी का अंतिम जो तत्व है वह है उद्देश्य। लेखक किस उद्देश्य से यह कहानी कह रहा है। जैसे हम बचपन में भी कहानियाँ सुनते थे तो माता पिता क्या कहते थे बाद में कि बच्चों इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो कुछ शिक्षा मिलती थी, तो कुछ मूल्य होते हैं, कुछ हम ग्रहण करते हैं जिससे दुनिया आगे बढ़ाते हैं। तो यह कहानी की भी अपनी एक बात होती है, अपना एक मूल्य होता है और उस मूल्य को उद्देश्य के रूप में लेखक रखता है। तो आपने देखा कि शीर्षक, कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य के रूप में ये तत्व कहानी को एक शास्त्र बनाते हैं, एक सुंदर विधा बनाते हैं साहित्य के अंदर, हिंदी गद्य के अंदर, और उसको इतनी रुचि से पढ़ा जाता है। विश्व में कहानी की विधा जितनी पढ़ी गई उतना तो संभवतः किसी भी विधा को किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कहानी दुनिया में फुली फैली हुई है। दुनिया में सारे लोग एक दूसरे को कहानी कहते हैं, सुनते हैं और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है बच्चों, यह पुनः कहूँगी कि यह एक शास्त्र है और इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। और यह उद्देश्य हमेशा ही नवनिर्माण का होता है, हमेशा ही कुछ न कुछ सिखाने के लिए, कुछ न कुछ प्रेरित करने के लिए कहानी कही जाती है। तो इस रूप में हम कहानी को तत्वों के रूप में आज विश्लेषित कर रहे हैं। हम कहानी की यात्रा भी देखेंगे कि किस प्रकार कहानी दादी नानी की जुबान से पुस्तकों में आई। और वो पुस्तकें मैंने पहले आपके सामने यह प्रश्न रखा था और चर्चाएं भी की थी और आपने सीखा भी था कि हमारे यहाँ की पहली कहानी कौन सी थी, कितने सारे विवाद किए थे हमने, और कौन सी कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी। कहानी की श्रृंखलाएं कितनी हैं, तरह तरह की कहानियाँ हैं बच्चों। आप देखते हैं कि ऐतिहासिक कहानी भी आप पढ़ते हैं, पौराणिक कहानी भी पढ़ते हैं, यथार्थपरक कहानी भी पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ आप पढ़ते हैं। तो कहानी की विविध शाखाएँ भी हैं। तो इनको जब हम तात्विक दृष्टि से विश्लेषित करते हैं तो इनकी शाखाओं की भी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर, कि आज का तो यह वर्ग सिर्फ तात्विक विश्लेषण के लिए था। तो हमने तात्विक विश्लेषण करके आपको बताया कि कहानी का कलेवर किस प्रकार कुछ तत्वों पर आधारित होता है, जिसकी चर्चा आपको वर्ग में करनी थी। और आपको प्रश्न आते हैं कि कहानी कला के माध्यम से आप इस कहानी की समीक्षा कीजिए। तो जब किसी कहानी की समीक्षा करने के लिए आपको प्रश्न आए तो आप इन्हीं तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा कीजिए कि यह कहानी आपको शीर्षक के हिसाब से या कथा वस्तु के हिसाब से या कथोपकथन के हिसाब से या भाषा शैली के हिसाब से या उद्देश्य के हिसाब से कैसी लगी और लेखक इसमें कितना सफल हुआ है। इसी तरह से हम समीक्षा करते हैं और परीक्षा में अपनी बात रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं और अच्छे अंक पाते हैं। और मेरे बच्चे तो हमेशा ही मन लगाकर पढ़ते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज लॉकडाउन में भी आप जिस तन्मयता से वर्क कर रहे हैं और मेरे साथ साथ हमारी इस यात्रा में लगे हैं, मैं गौरव करती हूँ अपने बच्चों पर। आप पढ़ते रहिए, प्रश्न करते रहिए। हम व्हाट्सएप से जुड़े हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं, हम इस वीडियो लेक्चर से भी जुड़े हैं। तो हम हमेशा जुड़े रहेंगे और लॉकडाउन ख़त्म हो जाए लेकिन हमारा यह संबंध बना रहेगा, हमारा यह वीडियो लेक्चर भी चलता रहेगा। और हम व्हाट्सएप से जिस प्रकार प्रश्न करते हैं, इसके लिए आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी समय, दिन भर में, रात में, कभी भी अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर डाल दीजिए और मैं जब भी देखूंगी तो उसका समाधान लिख भेजूंगी, जैसा कि मैं करती रही हूँ। और यह
कक्षा आगे बढ़ती जाएगी और हमारा आपका यही मित्र भाव और गुरु शिष्य भाव चलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में। आप प्रश्न तैयार करके रखिए और जिस समय हम ऑनलाइन क्लास करते हैं उस समय आप तुरंत सवाल करते चलिए और तुरंत उसके जवाब पाते चलिए, तो एक रिदम बना रहता है। आपको सोचने का अवसर उस समय नहीं रहता, तो सब सोच विचार कर अपने पास रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में।